अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एग। तो आपको पता है कि फ़ीमेल एग एक्चुअली इसको स्पर्म के साथ बैंड होना होता है, ठीक है। जब वो स्पर्म के साथ बैंड होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो उस एग ने उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो उस डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान तकरीबन 2 जगहें ऐसी होती हैं जहां उसे अरेस्टेड होना पड़ता है, मतलब स्टॉपिंग फ़ेज़ यानी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉपिंग फ़ेज़ यानी ऐसे होते हैं 2 उसमें, ठीक है। तो वो 2 स्टॉपिंग फ़ेज़ कहाँ होते हैं कि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला होता है, ठीक है, ये प्रोफ़ेज़ 1, ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अरेस्टेड इन प्रोफ़ेज़ 1, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट होता है वो जो ना प्रोफ़ेज़ 1 पे स्टॉप होता है। एक्चुअली ये बर्थ से लेकर, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले तक, ठीक है, बिफ़ोर बर्थ से लेकर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जो है ना ओसाइट है वो कहाँ स्टॉप रहता है, प्रोफ़ेज़ 1 पे। प्रोफ़ेज़ 1 के बाद फिर क्या होता है, यानी प्यूबर्टी के बाद जो है ना वो यानी एग की डेवलपमेंट यानी प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होती है, और यही फिर जो है ना मेटाफ़ेज़ 2 पे क्या करता है, अरेस्टेड होता है, मतलब दोबारा यहाँ स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 उसके क्या है फ़ेज़ेज़ हैं जहाँ पे ये स्टॉप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगर हम सी अर्चिन की बात करें, जैसे ही वो स्पर्म के साथ यानी बैंड होता है एग, तो सारे जितनी भी मेयोटिक डिवीजन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं। उसके बाद फिर जो है ना दूसरी बात ये कि डेवलपमेंट ऑफ एग के लिए, ग्रोथ के लिए जो है ना बहुत सारे जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद एक और बात है कि ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो मेयोटिक डिवीजन पे सेल जो है ना स्टॉप हो जाता है, तो उसकी स्टॉपिंग के लिए, ठीक है, बहुत सारे यानी मटेरियल्स मौजूद होते हैं जो उसे कंजर्व करता है, ठीक है, उसे ईट करता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद होते हैं, वो उन्हें क्या करता है, कंजर्व करता है। इसी तरह से जो है ना बहुत सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, डेवलपमेंट होती है। तो मिसाल के तौर पर आप यॉक की बात कर लो, यॉक भी क्या करता है कि वो जो है ना फूड रिजर्वर के तौर पर काम करता है, और हेप्लाइड नंबर्स ऑफ जो है ना न्यूक्लियस की कंपोनेंट्स यानी सॉरी जो न्यूक्लियस होता है वो हेप्लाइड इन नंबर होता है, ठीक है, हेप्लाइड फॉर्म में होता है। तो उसके बाद वही सिस्टम है, ठीक है, देख लो, इसको दोबारा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ओवोगोनिया माइटोसिस के ज़रिए प्राइमरी ओसाइट में तब्दील होता है। प्राइमरी ओसाइट्स क्या होता है कि ये प्रोफ़ेज़ 1 में क्या हो जाता है, स्टॉपिंग फ़ेज़ ऐसे स्टॉप हो जाता है इधर, ठीक है। तो जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होता है फिर जो है ना मायोसिस कंटिन्यू होता है, और फिर जो है ना क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट बनता है और उसके साथ फर्स्ट बोलर बॉडी बनता है। तो फिर ये क्या होता है कि अरेस्ट इन मेटाफ़ेज़ 2 में जाके ये दोबारा अरेस्ट हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, ठीक है। स्लीपिंग स्टेज में ऐसे समझो आ जाता है, ठीक है। जब उसमें फिर क्या होता है, ओवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि जब स्पर्म एंट्री करता है, ठीक है, ओवोल्यूशन होने के बाद फिर स्पर्म इंटर हुआ, जैसे ये इंटर हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मयोसिस भी कंप्लीट हो जाती है, और साथ में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट होती है। मतलब ये कि स्पर्म की एंट्री के बाद मायोसिस कंप्लीट हो रही है। वहाँ क्या होता है, स्पर्म की एंट्री के साथ ही मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है इन द केस ऑफ सी अर्चिन। सी अर्चिन के केस में जो मेयोटिक होती है वो स्पर्म की एंट्री के साथ ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहाँ स्पर्म की एंट्री के बाद ही कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसकी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर पहला है न्यूट्रिटिव प्रोटीन। एक्चुअली अगर हम एम्ब्रियोनिक सेल की क्योंकि डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, ये जितने भी और बहुत सारे फूड्स की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से, यॉक से आता है, ठीक है, यॉक प्रोटीन से आता है। उसके बाद दिस प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन एन अदर ऑर्गन एंड देन पासेस टू द एग थ्रू द मैटरनल ब्लड के ज़रिए क्या होते हैं कि ये जो ना यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, यॉक तक पहुँचते हैं, ऐसे समझो। उसके बाद राइबोसोम्स और टीआरएनए, बहुत सारे जो है ना राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, और इनका फंक्शंस क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी होता है ना, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स और टीआरएनए मौजूद होते हैं।
उसके बाद मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि ये जो ना इंफॉर्मेशन पोजेस करता है जो कि प्रोटीन की कोड के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब ये कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करनी है उसके लिए मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके जाता है और राइबोसोम्स क्या करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एक और बात है कि जो मैसेंजर आरएनए थाउजेंड्स में मौजूद होते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन से पहले पहले ये क्या होते हैं, सप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद ये है कि जो मॉर्फेनोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल की डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि सेल की डिफरेंशिएशन में मुख्तलिफ़ किस्म के जब आर्गन्स बनते हैं तब जो है ना ये मॉर्फोजेनिक फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं और जो है ना सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट सेल्स, मतलब सेल्स की डिफरेंशिएशन करते हैं और क्लाइवेज के दौरान। उसके बाद बहुत सारे प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं। देखो, तेज़ धूप से बचाने के लिए, सख्त धूप से बचाने के लिए, या हो सकता है डीएनए डैमेज हो जाए, इन सारी चीज़ों को सनलाइट से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो उस सेल पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन इन चीज़ों से बचने के लिए क्या मौजूद होते हैं, प्रोटेक्टिव केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से प्रेडेटर से भी बचने के लिए क्या करते हैं कि उनके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जब एग को बाहर फेंक दिया जाता है तो उसकी उसकी प्रोटेक्शन तो करनी होती है ना, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये देखें, इसमें ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ शो हो रहा है, ये क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम जो रखता है, ठीक है। 22 क्रोमोसोम्स एंड मेल, 23 क्रोमोसोम्स एंड मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म भी आपको शो हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इस साइड पे आपको शो हो रहा है कि ये क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या करता है कि वो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कौन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है नीचे वाली साइड पे, ये जो ये सर्कल फॉर्म में, ये रिंग फॉर्म में ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली इनका क्या काम होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग स्पर्म इंटर होता है तो उसके बाद इनका काम होता है कि ये जो ज़ूना पेलोसीड है, ये येलो किस्म की जो ये बैंड नज़र आ रही है, पट्टी नज़र आ रही है, तो ये इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि मज़ीद स्पर्म क्या हो, इसके अंदर ऐड ना हो सके। उसके बाद ये जो ना कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा या फॉलिक्यूलर सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनका काम भी ये है कि ये पोलिस्पर्म से बचाते हैं। इसी तरह से ये न्यूक्लियस ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स भी आपको मेंशन हो रहे हैं कि हर फॉलिक्यूलर सेल्स कोरोना रेडिएटा में क्या मौजूद होते हैं, फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली स्पर्म पहले इसी जो ये कोरोना रेडिएटा है इससे गुजर कर जो है ना वो किस ज़ूना पेलोसिडा को क्रॉस करता है, ठीक है। उसके बाद ज़ूना पेलोसिडा ये खुद क्या है, एक्चुअली ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये इनर जो एग कंटेंट ऑफ द एग है वो उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये पोलिस्पर्मी से भी बताता है और एक्रोसोमल रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है कि वही जो ये जो ना स्पर्म के साथ स्पर्म के मेम्ब्रेन के साथ बैंड होता है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की आयंस की रेगुलेशन भी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस रेगुलेट होते हैं, सेल के अंदर आते जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस की बात करो, ठीक है। इसी तरह से एक्चुअली इट इज़ इन्वॉल्व इन द स्पर्म एग रिकॉग्निशन, स्पर्म एग रिकॉग्निशन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एक्चुअली जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ ये विटलाइन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कौन सा मेम्ब्रेन होता है, विटलाइन मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट विटलाइन, एक्चुअली विटलाइन भी किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एक्सटेंशन, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्रोटीनियस, ठीक है। मतलब ये कि प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये किससे एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन किसकी, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। और ये मज़ीद क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये स्पर्म की बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद एग जेली, और यही जो है ना ये जो हमने जिसकी बात की है वेटलाइन मेम्ब्रेन की, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है फिर, यानी एग जेली आता है, ठीक है, एग जेली। तो ये वेटलाइन मेम्ब्रेन के आउटसाइड की तरफ मौजूद होता है और इसका फंक्शन भी वही है कि ये क्या करता है, एग के जो स्पर्म है उसको अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो यही मेम्ब्रेन्स हैं एक्चुअली, ज़ोना पेलोसिडा इनवर्टिब्रेट्स या वेटलाइन मेम्ब्रेन इन इनवर्टिब्रेट्स, तो ये केमिकल सेक्रेट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है। एट्रैक्टेंट्स ऐसे समझो कि वो सेक्रेट करते हैं, वो उससे स्पर्म को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। ज़ोना पेलोसिडा ये मेमलियंस मतलब वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज सेपरेटेड एंड थिक कॉल्ड
ज़ोना पेलोसिडा, ठीक है, जिसे हम ज़ोना पेलोसिडा कहते हैं। ये दो चीज़ों पर, दो यानी फार्म्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, ऐसे समझो इसकी। एक को कामुलस, ठीक है, और दूसरा कोरोना रेडिएटा होता है। जो कामुलस होता है ये क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लेयर से सराउंडेड होती है। सेल मेम्ब्रेन है, उसके इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम कामुलस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि किससे बना होता है? फॉलिक्यूलर सेल से बना होता है, ठीक है, जिसे हम कोरोना रेडिएटा भी हमने बोला था, ठीक है, ये कोरोना रेडियोटा या फॉलिक्यूलर सेल्स, तो वो वहाँ से बनता है, ठीक है। और इनका क्या काम होता है कि ये एग की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, एग की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और उससे जो ना पहले के ओवरी से जो एग रिलीज़ होता है, तो ये इनका काम यही होता है कि ये जो ना एग की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्पर्म्स इसी से स्पर्म ने इससे गुजरना होता है और आगे जाके एग को फर्टिलाइज़ करना होता है। मज़ीद दूसरा क्या होता है? कोरोना रेडिएटा, ये जो ना ज़ोना पेलोसिडा और कमुलस के दरमियान इनके साथ जुड़ा होता है, ऐसा समझो सेंटर में ही होता है, ठीक है। इनके साथ एडजेसेंटेड है, ठीक, मतलब जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कमुलस सेल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू द ज़ोना पेलोसिडा, मतलब ये कि कमुलस सेल का जो इनर साइड है, इनर लेयर है, तो वो किसके साथ? ज़ोना पेलोसिडा के साथ जुड़ जाती है, तो ये सेंटर में मौजूद होता है। उसके बाद है कॉर्टेक्स जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होता है, और इसकी जो थिकनेस है ये जेल लाइक स्ट्रक्चर शो अपेरेंस होती है, ठीक है, जेल लाइक साइटोप्लाज्म की तरह होता है, और इसकी थिकनेस 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और ये इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। उसके बाद हैविंग अ थिकर साइटोप्लाज्म देन द इनर, मतलब ये कि जो इनर सेल है, ठीक है, सेल का इनर पार्ट है, वहाँ उनकी जो सेल साइटोप्लाज्म है उसकी बानिस्बत इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थिकर होता है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, ऐसे समझो, मोटा होता है, ऐसे समझ लो। और इसमें जो ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन भी हाई होती है। इसके अलावा एक्चुअली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यही जो एक्टिन प्रोटीन्स हैं वो पोलिमराइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लॉन्ग मैक्रोफिलामेंट्स, और यही मैक्रोफिलामेंट्स एक्चुअली सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बहुत सारे प्रोजेक्शंस भी रिलीज़ करता है। एग की जो सरफेस है वो उससे क्या करते हैं कि प्रोजेक्शंस, स्मॉल प्रोजेक्शंस एक्सटेंड होते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है कि ये स्पर्म्स की जो एग में एंट्री होती है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्चुअली ये कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, और ये मेम्ब्रेनस बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक्चुअली ऐसा समझो कि ये जैसे एक्रोसोम्स थे वो किससे बनते थे? गाल्जी अपरेटस से बनते थे। तो यहाँ एग के केस में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं? गाल्जी अपरेटस से बनते हैं। और उसके बाद इनके पास प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे वहाँ एंजाइम्स मौजूद होते थे तो एक्रोसोमल वेसिकल्स में। तो इनका फंक्शंस क्या होता है कि बर्ड स्पर्म्स हैविंग वन एक्रोसोमल वाइल एग हैव 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। मतलब ये कि ये फंक्शन तो नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो है ना जो स्पर्म है, ठीक है, उसमें एक होता था एक्रोसोमल वेसिकल, लेकिन यहाँ क्या होता है कि तकरीबन 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से हैं? ठीक है, वैसे तो 4 कंपोनेंट्स हैं, हम इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के बारे में, वो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में आ जाता है, ठीक है, हम वहाँ इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ इसके ऐसे समझो कंपोनेंट्स जो हैं वो ओवरऑल यही है। म्यूकोपोलिसैकेराइड्स, ठीक है, प्रिवेंट पोलिस्पर्मी, मतलब पोलिस्पर्मी से बचाते हैं। पोलिस्पर्मी एक्चुअली मतलब ये कि एक ही स्पर्म क्या होता है सेल के अंदर इंटर होता है, और कोई मज़ीद स्पर्म सेल्स इंटर नहीं होता, और उस स्पर्म सेल्स को इंटर होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे स्पर्म जो है ना किसके अंदर, एग के अंदर इंटर होता है, तो ये ऐसे समझो कॉर्टिकल ग्रेन्युलर रिएक्शन होती है, ठीक है, कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है। तो ये इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये जो ज़ोना पेलोसिडा होता है, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का काम होता है कि वो एंजाइम्स खारिज करते हैं, और वो एंजाइम्स किसके पास जाते हैं? ज़ोना पेलोसिडा के पास जाते हैं, और उसके ऐसे चेंजेस लाते हैं कि वो मज़ीद स्पर्म को आने से बचाएगा। कैल्शियम रिलीज़ हुआ, कैल्शियम का इफ़ेक्ट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पे हुआ, उन्होंने एंजाइम्स मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्रेशन सेक्रेट की, वो एक्चुअली फिर क्या करेंगे कि उस ज़ोना पेलोसिडा की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, उसमें चेंजेस
चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशंस लाते हैं, और वो जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इन रिजल्ट स्पर्म के आफ्टर वन स्पर्म जो इंटर हो चुका है उसके बाद मज़ीद स्पर्म को इंटर होने से बचाते हैं, मज़ीद नहीं आने देते। उसके बाद है हाइलेन एंड एडहेसिव्स, ठीक है। और इनका क्या काम होता है कि ये एम्ब्रियो को सराउंड करते हैं, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्लाइवेज या स्टेज या ब्लास्टोमेरिक स्टेज, इन सारे यहाँ जो ना सेल्स को जो ना डिफरेंट सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेम है, ये भी वही है, ठीक है। डबल स्लाइड आ गई है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो ये स्पर्म्स की अट्रैक्शन, मतलब मैंने बोला था कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे सेक्रेट करते हैं अपने जो कोरोना रेडिएटर सेल्स होते हैं या ज़ूना पेलोसिडा, ठीक है, या मुख्तलिफ़ किस्म इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो इस तरह के केमिकल्स सेक्रेट करता है, अट्रैक्टेंट सेक्रेट करता है, जो उस जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनको सिग्नल मिलता है कि अब एग इस तरफ है तो वो फ़ौरन इस तरफ चले आते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि स्पर्म की बैंडिंग, मतलब वो स्पर्म्स वो हेल्प करते हैं कि जो ना वो स्पर्म क्या करे, एग के साथ बैंड हो। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो जो सिंगल स्पर्म तो ऐड हो गया, बाकी मज़ीद स्पर्म से बचाने के लिए वही ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जिसे मैं पीछे से भी एक दफ़ा मैंने एक्सप्लेन की है। और उसके बाद जो ना फिर क्या होती है कि एग की डेवलपमेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, मैं ज़रा यहाँ आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद क्या होती है, स्पर्म बाइंड होता है, बाइंड के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, ठीक है। और फिर मज़ीद क्या होता है कि ये एग है वो इस यानी ज़ोना पेलोसिडा को क्रॉस करके अंदर चला जाता है, ठीक है। और अंदर चले जाने के बाद फिर क्या होती है कि इस स्पर्म की तो फ्यूजन हो जाती है, लेकिन इसका एक और फंक्शन होता है कि वो क्या, पॉलीस्पर्मिक ब्लॉकिंग, मतलब ये कि बहुत सारे स्पर्म्स है ना, ये देखो, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ यहाँ देखो, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ूना पेलोसिडा क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है, वो एक्चुअली जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूसरे स्पर्म्स हैं ना उनको अंदर आने से क्या करते हैं, बचाते हैं, नहीं आने देते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बड़ा आसान टॉपिक था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।